सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सब ने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जय हिंद, जय मां भारती। आप देख रहे हैं अमर लोक ज्ञान चैनल। मैं आपके साथ रमेश शर्मा। अभिवादन स्वीकार करें। आज हम देखेंगे भारतीय इतिहास की पहली लड़ाई जो 1857 में शुरू हुआ था। आज हम उसी कहानी को लेकर हाजिर हैं। 15वीं शताब्दी के बाद भारत के इतिहास में प्रत्येक सदी का मध्यकाल अत्यंत ही महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जाना जाता है और इसी क्रम में 1556 ईस्वी में सम्राट अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। 5 नवंबर 1556 ईस्वी में ही पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था और इसके ठीक 100 साल बाद 1657 से 1658 के बीच मुगल शहजादे दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद बख्श और औरंगजेब के बीच कुर्सी को लेकर के आपस में खूनी संघर्ष भी हुआ था और ठीक उसके 100 साल बाद 23 जुलाई 1757 को पलासी का युद्ध लड़ा गया था। इससे साबित होता है कि प्रत्येक सदी का मध्य भाग हर 100 साल के अंतराल पर खूनी संघर्ष के लिए जाना जाता है और इसी पलासी युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करने वाली पहली कंपनी बन गई थी। 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह इसी भारत के अंदर हुआ था, जिसे भारतीय इतिहास के पन्नों में स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह माना जाता है, पहला आंदोलन माना जाता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में शासन के बाद ठीक 100 साल बाद 1947 ईस्वी में भारत आजाद होता है और अंग्रेजों को भारत छोड़कर इंग्लैंड जाना पड़ता है। इस तरह हम देखते हैं 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ जो युद्ध की शुरुआत हुई थी, जो विद्रोह की शुरुआत हुई थी, जिस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वह आंदोलन 1947 में जाकर के देश को आजाद करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किन कारणों से सिपाही विद्रोह शुरू हुआ था, इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण थे, जिसमें सबसे पहला कारण था लॉर्ड डलहौजी ने भारत के अंदर हड़प नीति के तहत तमाम राज्यों को, तमाम रियासतों को अपने कब्जे में मिला लिया था, जिसमें नागपुर, झांसी, अवध, संबलपुर, जौनपुर जैसे रियासत हुआ करते थे, जिसको लॉर्ड डलहौजी ने जबरदस्ती अपने कब्जे में मिला लिया था। इसके चलते भी भारत की जनता और यहाँ के लोग अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए तैयार थे। 1857 के सिपाही विद्रोह का एक आर्थिक कारण भी है, जिसमें इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति के तहत लिवरपूल और मैनचेस्टर में कपड़े के उद्योग धंधे लग चुके थे, जिसके तहत अंग्रेजों ने भारतीय कपड़ों को इंग्लैंड में बेचने पर पाबंदी लगा दिया था, जिसके चलते भारत की जनता, भारत का सूती वस्त्र उद्योग और यहाँ की बेकारी की समस्या चरम पर पहुंच गई थी और लोगों में बगावत भी शुरू हो चुका था। 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण और भी आता है, जिसमें सामाजिक कारणों में सती प्रथा, कन्या वध और बाल विवाह जैसे तमाम निरोधक कानून भी अंग्रेजों ने बना डाले, जिसका भारतीय समाज ने खुलकर विरोध किया। उनको ऐसा लगा कि ये लोग, ये अंग्रेज हमारी सभ्यता और संस्कृति पर कुठाराघात करते हैं और इसके चलते भारत की जनता में रोष व्याप्त था। हालांकि ये कानून भारत को, भारतीय सभ्यता संस्कृति के सुधार के लिए बनाए गए थे, लेकिन यहाँ की रूढ़िवादी लोगों ने ऐसा समझा कि ये लोग, ये अंग्रेज भारत की सभ्यता और संस्कृति को मिटाना चाहते हैं। इसको भी लेकर के भारत का जनमानस अत्यंत ही क्षुब्ध था। सैनिक कारण भी 1857 के विद्रोह का एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। 1854 ईस्वी में डाक अधिनियम अंग्रेजों ने पास किया और इसके तहत
भारतीय सैनिकों को फ्री में डाक की सुविधा बंद कर दी गई। सैनिकों के घर तक जो चिट्ठी पत्री जाया करते थे, जो संदेश दिया जाना था, जो संदेश जाने वाले थे, उनको अंग्रेजों ने उस पर रोक लगा दी और इस तरह से भारतीय सैनिक भी काफी नाराज हो गए। उस समय भारत अंग्रेजों की सेना में 2,38,000 भारतीय सिपाही, भारतीय सेना मौजूद थी जो अंग्रेजों के लिए लड़ती थी, जो अंग्रेजी सेना में भर्ती थी, जबकि मात्र 45,322 अंग्रेजी सेना ही, अंग्रेज सैनिक ही उस सेना में बहाल थे। इस तरह हम देखते हैं भारतीय सैनिकों की संख्या अंग्रेजों से कहीं ज्यादा थी, 3 गुनी ज्यादा थी। 1857 के क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारण आता है, लोगों में ऐसी अफवाह फैला दी गई थी कि बाजार में जो आटा और शक्कर मिल रहे हैं, जो बेचे जा रहे हैं, उसमें गाय और सुअर के हड्डियों के चूरा और उसके खून के बुरादे मिला करके बाजार में बेचे जा रहे हैं। यह अफवाह जैसे ही लोगों में फैली, लोगों को लगा कि हमारे ये धर्म और संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारी सभ्यता, धर्म और संस्कृति को ये मिटाना चाहते हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों लोगों ने इसका खुलकर विरोध किया और इसी के साथ साथ एक प्रमुख कारण और भी था, जिसमें 1856 में ब्रिटिश सरकार ने पुराने बंदूक, जो लोहे की बंदूक हुआ करती थी, जिसका नाम था ब्राउन बैस, एक बंदूक हुआ करती थी, जिसको ब्रिटिश सरकार ने हटाकर उसके जगह पर नए बंदूक को लाया, जिसका नाम था नवीन एनफील्ड राइफल, जिसमें उसके टोटे पर एक कागज लगा हुआ था और उसको दांत से खींच करके बंदूक में प्रयोग किया जाता था। और ऐसा अफवाह फैल गया कि उस कारतूस में भी गाय और सुअर की चर्बी को लगाया गया है, जिसको दांत से खींचकर बंदूक में भरना पड़ता है। इस जैसे ही यह भी अफवाह लोगों में फैली, सैनिकों में जब यह बात गई तो वे लोग उस चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिए। इस पर अंग्रेज सैनिकों को, अंग्रेजी सरकार को अपमान महसूस हुआ, अनुशासनहीनता समझ में आई। उनको लगा कि ये भारतीय सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ जा रहे हैं, अंग्रेजों के नियम को तोड़ रहे हैं और इसका बगावत कर रहे हैं। इस पर अंग्रेजी सरकार ने उन सैनिकों को बहुत ही जलील किया, उनके साथ बेइज्जती की, उनको सरेआम अपमानित किया। इस पर भी बवाल हुआ, आग भड़की और आगे चलकर यही विद्रोह आटे और शक्कर में गाय और सुअर की हड्डियों के बुरादे और गाय और सुअर की चर्बी वाली कारतूस, 2 ऐसे मैटर थे जो भारत में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए सैनिकों को मजबूर होना पड़ा। 23 जनवरी 1857 को कलकत्ता के दमदम में सैनिक छावनी में वहां के सैनिकों ने इस कारतूस का खुलकर विद्रोह किया और इस कारतूस को करने से मना कर दिया। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो जुल्म, जो अत्याचार, जो शोषण, जो उत्पीड़न भारत की महिला, पुरुष, बच्चों, बूढ़ों के साथ किया था, और इसका परिणाम 1857 की क्रांति के रूप में देखने को मिलता है। कानपुर, झांसी, सागर और पश्चिम बंगाल ऐसे 4 ऐसे जगह थे, 4 ऐसे रियासत थे जहां पर विद्रोह की आग सबसे तेज गति से भड़क उठी थी। और इन क्रांति के चलते अंग्रेजों के बीच एक भयंकर दहशत फैल गई थी, उनके दिलों में डर बैठ गया था। कानपुर में अंग्रेजों का भीषण नरसंहार भी हुआ, जिसके चलते अंग्रेज काफी डर गए थे और इस विद्रोह को किसी कीमत पर दबाना चाहते थे। उस समय लॉर्ड कनिंग को इस विद्रोह को दबाने के लिए भारत भेजा गया और हैदराबाद, पटियाला, नाभा, जींद, ग्वालियर और नेपाल ऐसे रियासत थे जिन लोगों ने भारत के खिलाफ खुलकर लॉर्ड कनिंग की मदद की, अंग्रेजों का मदद किया और इस विद्रोह को दबाने में भारत के लोग ही भारतीयों के खिलाफ षड्यंत्र का हिस्सा बने और इस विद्रोह को दबाने में उन अंग्रेजों का मदद भी किया। और इन भारतीयों के मदद से ये अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने में सफल रहे। इस विद्रोह के अंतिम पड़ाव पर आते हैं, जहां पर 1857 के विद्रोह में
तमाम ऐसे लोग थे जिन लोगों ने भारत माता की आजादी के लिए, देश को आजाद करने के लिए, अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए अपने जानों की बाजी लगा दी थी। उसमें प्रमुख नाम तात्या टोपे का आता है। इसके अलावा बहादुर शाह जफर, नाना साहब, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, बख्त बली, करदम सिंह, मर्दन सिंह, अली बहादुर, लियाकत अली और जैसे वीर सपूत थे जिन लोगों ने इस भारत को आजाद करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। और इन लोगों में तात्या टोपे, जो इस आंदोलन का प्रमुख सूत्रधार था, हीरो था, नायक था, इन्होंने अंग्रेजों को काफी छकाया, काफी परेशान भी किया, उसका काफी नुकसान भी किया। लेकिन भारत के ही कुछ गद्दारों की वजह से तात्या टोपे पकड़ा गया। 18 अप्रैल 1859 को मध्य प्रदेश के शिवपुरी में शाम 7 बजे इसी तात्या टोपे को अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दी गई और आजादी का एक जलता हुआ चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। क्रांति तो असफल हुई, लेकिन आजाद भारत के लिए पटकथा तैयार करके चली गई थी, एक नई शुरुआत देकर चली गई थी और जिसका परिणाम 1947 में देखने को मिला था। और इसी क्रम में अंतिम कड़ी के रूप में 1857 के इतिहास में एक प्रमुख और हीरो का नाम आता है, एक और वीर जवान का नाम आता है जिसे मंगल पांडे के नाम से दुनिया जानती है। 29 मार्च 1857 को एक स्वाभिमानी सैनिक जिसका नाम मंगल पांडे था, इन्होंने इन अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, बगावत का बिगुल फूंक दिया और कुछ सैनिकों के साथ अंग्रेज मेजर सार्जेंट मेजर ह्यूस्टन को गोली मार दी। और उस विद्रोह को दबाने के लिए ठीक उसके बाद मेजर एडजुटेंट बाग और हडसन वहां पर आए। मंगल पांडे ने उन दोनों मेजर को भी मारना चाहा, दुर्भाग्यवश ये दोनों सार्जेंट मंगल पांडे के गोली के शिकार से बच गए और मंगल पांडे को अंग्रेजी सैनिकों के द्वारा पकड़ लिया गया, उन्हें बंदी बना लिया गया और मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल भी किया गया। और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने सैनिकों की शहादत के बाद, इन वीर सपूतों की शहादत के बाद 1857 का सिपाही विद्रोह असफल रहा। लेकिन आंदोलन असफल तो रहा, लेकिन 1947 के रूप में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में, देश आजाद होने के रूप में एक नई कहानी लिखकर यह आंदोलन चला गया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रमेश शर्मा आपसे विदा चाहता हूं। कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की तमाम ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर आगे भी आपके समक्ष हाजिर होता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।